Hello, my dear student of Standard 9. Welcome back once again. And today we are going to start our chapter number 3 and movement toward the new world. And today we are going to finish this chapter. We already discussed about the Second World War, how it is caused, which countries are responsible for it. And today we are also going to see about its effect. And we are going to see the United Nations and their bodies also. But before that, let's see the its effect. Well, effects of the World War II, immediate effect. There are some economic effect. This war led to the horrendous destruction in the world. All involved nations had incurred a huge expense. America had spent $350 billion, and other nations had spent more than 1,000 billion dollars. Property worth the same has been destroyed, and England lost its property worth 2,000 crores, and about Germany one can't imagine. So basically ये लोग ये बता रहे हैं कि बहुत कंट्रियों ने बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड किया था. दे आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका $315. बाकी देशों ने तो $1,000 जितना कुछ स्पेंड किया था. एंड इंग्लैंड उसके 2,000 करोड़ रुपीज़ का नुकसान होता है. एंड जर्मनी का तो कोई सोच भी नहीं सकता कितना नुकसान हुआ है. ओके. द नेशन ऑफ द वर्ल्ड गिव मोर इम्पोर्टेंस to the production of arms and ammunition. There was a scarcity of the things of the basic needs. Production reduced, inflation increased, people were struggling for livelihood. There was a scarcity of necessary goods in the market. The economic life of the people was shattered. As a result, nations of the world were pushed into the economic depression, and there were major changes in the world politics and economy. हर अब आपको पता है कि जब भी वॉर होता है तो कंट्रीज अपना सारा पैसा वॉर में लगाती हैं. तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनकी कमी हो जाती है, और हर देश कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है. उनके यहाँ पे बेसिक कमोडिटीज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से लगभग सभी देश ग्लोबल डिप्रेशन में चले जाते हैं. ठीक है. नाउ कम्युनलिज्म इन चाइना. Many nations of the world were impressed by the way Russia had made fast progress with its communist measure with the Bolshevik Revolution 1917. China too was impressed. Japan had become weak after the Second World War. Under the circumstances, its control over China had receded. Taking advantage of this, Mao Zedong established a communist rule in 1949 at the end of the Revolution of China. तो सोवियत यूनियन जो रशिया था उसने जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का जो उन लोगों ने जो भी प्रोग्रेस अचीव किया था, इससे चाइना बहुत इम्प्रेस होता है. एंड चाइना 1949 में अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ अपनी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है. एंड जापान की कंडीशन तो ऑलरेडी बहुत ही वीक हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में. द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आप लोगों को नहीं बताई गई है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वो मेन कारण था जिसकी वजह से हमारे कंट्री इंडिया को आज़ादी मिली है. अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो आपको लगता है कि इंग्लैंड इंडिया को छोड़ के जाता? पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. नाउ द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट. अब ये कोल्ड वॉर क्या है? वेल, ये एक्चुअल में कोई वॉर होता ही नहीं है. अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो पूरी दुनिया में चाइना का और यूएसए की एक टेंशन यानी मगजमारी चल रही है. तो इस कंडीशन को हम लोग कोल्ड वॉर कहेंगे. यहाँ पे एक्चुअली कोई वॉर नहीं होती है, लेकिन वॉर होगी ऐसा हम लोग सोच के तैयारी में रहते हैं हमेशा. ओके. तो सेम थिंग हुई थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, बिटवीन अमेरिका एंड द रशिया, जिसको हम लोग सोवियत यूनियन कहेंगे. जबकि ये दोनों कंट्री जो थे ये फ्रेंड एज ए फ्रेंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़े थे. ओके. एंड ये दोनों कंट्री अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर बनाना चाहते हैं. बट
देखते हैं कौन जीतता है। कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन हो रही थी, बट नहीं हुई। कोल्ड वॉर के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। नाउ, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, the world was divided into two superpowers, that is America and Russia. During the war, both the nations were friends, but after the war, the difference of opinion between them went on increasing. Thus, the democratic America and the communist Russia become mutually opposite groups. Other small groups of the world join these two groups according to their convenience. The war of the world and the war of ideology that both the superpower initiated in order to support or oppose each other opinion created an atmosphere of Cold War. Many times the situation of the Third World War seems to be created, but actually में कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक हुआ नहीं है। नाउ, सबसे अच्छी बात जो हुई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। यू कैन सी, ये यूनाइटेड नेशन का एम्बलम है, जिसको हम लोग सिंबल भी कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस, बट द फैक्ट ऑफ द but the fact that the World War II occurred mean that the League of Nations has a failure at the end of the World War II. At the end of the World War II, 24 October 1945, the United Nations was established with the purpose of peace, security, and coexistence in the world. Its headquarters was in New York. So, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में लीग ऑफ नेशन फॉर्म हुआ था। लीग ऑफ नेशन को ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं और उसकी उनकी वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ। वेल, 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड होता है, जिसका काम है पूरी दुनिया में शांति बना के रखना। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। नाउ यू कैन सी ऑन योर पिक्चर यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर। यहाँ पे सारे देशों के नेशनल फ्लैग लगे हुए हैं। एंड ये जो बिल्डिंग आपको जो दिख रही है, ये यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है। ओके, एंड यू कैन सी यहाँ पर इन लोगों ने यूएन का फ्लैग भी रखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन फ्लैग 3.4 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका's effort to establish United Nations had already begun from the time it joined the Second World War. The American President Roosevelt made 4 important announcements regarding the freedom while giving his message to American Congress with the intention of the human freedom, peace and security. See, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड अमेरिका ने जस्ट इसमें एंटर किया था, तभी से उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में हम लोग एक ऐसी इंस्टीट्यूशन फॉर्म करेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर शांति बनाए रखे। ओके, सो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये इम्पोर्टेंट स्पीच दी थी अपनी कांग्रेस को, जो उनकी मेन पार्टी होगा या संसद होगा जो भी है। एंड उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट मैसेज दिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम। ओके, आई थिंक हम लोग इनको जानते हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। नाउ लेटर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल prepared an 8-point agreement while they were on the ship of Atlantic Ocean, and which later came to be known as the Atlantic Agreement. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज एटलांटिक एग्रीमेंट, एक्सप्लेन एटलांटिक एग्रीमेंट, तो आपको यही बताना है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो इंग्लैंड के हैं, इन्होंने 8 पॉइंट का एक एग्रीमेंट बनाया था जब ये एटलांटिक ओशन में से शिप में से पास ऑन हो रहे थे, एंड इसी को हम लोग एटलांटिक एग्रीमेंट कहेंगे। अच्छा इस एग्रीमेंट के अंदर क्या है? द एग्रीमेंट इंक्लूड द मैटर्स लाइक द मेंटेनिंग फ्रीडम एंड सॉवरेनिटी ऑफ एवरी नेशन, पीस, सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें मेंटेन की गई कि हर देश उसको शांति बनाए रखना, उसको सिक्योर फील करना, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसके पास से डिसआर्मामेंट करवाना यानी हथियार कम करवाना। देन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, चाइना मेट इन मॉस्को
for world peace, and which is known as the Moscow Declaration. So ये 5 कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर, स्पेशली ABC ABCR, अब A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना एंड R फॉर रशिया, ये सारे के सारी मॉस्को मॉस्को कुछ लोग इसको मॉस्को भी प्रोनाउंस करते हैं, जो रशिया का कैपिटल है। एंड इस जो मीटिंग हुई थी, इसमें जो चीज़ें डिस्कशन हुई थी, डेट इज़ कॉल्ड द मॉस्को डिक्लेरेशन। नाउ इन UN फ्लैग लिखा है, उससे नीचे दूसरी लाइन पे आ जाऊँ। इन नवंबर 1943 थ्री सुपर पावर हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस इन तेहरान, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 15 नेशंस प्रिपेयर्ड एन एग्रीमेंट फॉर यूनाइटेड नेशन एट वॉशिंगटन सितंबर 1904। तो आप लोग देख रहे हो कि ये लोगों ने पहले ही मीटिंग स्टार्ट कर दी है, तेहरान में मीटिंग हुई थी, देन वॉशिंगटन में मीटिंग हो रही है। 50 नेशंस ने डिसाइड किया कि हम लोग हाँ ठीक है एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करते हैं, समथिंग लाइक यूनाइटेड नेशन। ऑन October 24, 1945, then the 51 member nation declared an establishment of the United Nation. India is also part of it. सी इंडिया अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है, हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 के दिन, बट तो भी यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को उसका एक पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। एंड इंग्लैंड ने भी कोई प्रॉब्लम, इंग्लैंड भी जब तक डिसाइड कर चुका था, एंड चर्चिल ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू फ्री इंडिया एज ए नेशन। सिंस 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड तब से परंपरा है कि हर साल 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। प्रेजेंटली 193 मेंबर नेशंस आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड यूनाइटेड नेशन के अभी टोटल 193 मेंबर्स हैं। ओके, नाउ ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू अचीव इट्स एम include 6 organs. Number 1 General Assembly, number 2 Security Council, number 3 Economical Social Council, number 4 Trustee Councilship, and number 5 International Court of Justice, and 6 point Secretariat. We are going to discuss each organ in detail, so let's begin. International Court of Justice is situated at Hague, Netherlands, and all the other council are situated in New York, America. इसमें से जो आपका एक ही ऑर्गन है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये नेदरलैंड के ह्यूग सिटी में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे के सारे न्यूयॉर्क में ही है। ओके, सो एक्टिविटीज़ और ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो पहले हम लोग बात करेंगे जनरल असेंबली। वेल फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में जैसे पार्लियामेंट होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में हम लोग सारे देश की मैटर्स डिस्कस करते हैं। सेम वे ये जो जनरल असेंबली है, ये भी एक वर्ल्ड पार्लियामेंट है, जहाँ पे 193 के हर कंट्री के 5 मेंबर्स जाते हैं। पर जब वोटिंग की बारी आती है तो पांचों को मिलकर डिसाइड करना होता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जिससे भी वो लोग बात करके फाइनली अपना वोट देते हैं, है ना। और पूरे इंटरनेशनल मैटर्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पे अगले साल हम कितना खर्चा करेंगे दुनिया पे, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सी फ्रेंड्स, यू कैन सी जनरल असेंबली का हॉल कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें मतलब दी जाती है कि प्रॉब्लम जो है वो कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए। कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सो पहले हम लोग इसके बारे में रीड कर लें। वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल द की पॉइंट्स। द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज जनरल असेंबली. इट इंक्लूड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल member nations. Every nation can send maximum 5 representatives for this, but during election only one vote for each country is counted. It number 1, it can discuss, advise, suggest or recommend on any matter related to the international relation. It accepts the budget presented by the Secretary General every year and allocate the expenses. Third, it attempt to find the solution to economic problem of the nation, human right, disarmament, and other international matter. Now, decisions are taken by the 2/3 majority in the जनरल मैटर. सो 2/3 मेजोरिटी यूजुअली यहाँ पे लोग लेते हैं
जब भी कोई नॉर्मल मैटर हो। नाउ अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, डेट इज़ कॉल्ड द सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक तरह से यूएन का सबसे मोस्ट एक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गन है। वेल टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी काउंसिल, वेल आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पर 15 नेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें से 5 मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर्स। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ABCFR, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूँ। आपको याद रखना है ABCFR, जहाँ पे A मीन्स अमेरिका, B मीन्स ब्रिटेन, C मीन्स चाइना, F मीन्स फ्रांस एंड R फॉर रसिया। ओके, तो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, जबकि देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और हर दूसरे साल ये बदल जाया करते हैं। राइट नाउ इंडिया इज़ नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, एंड जब भी कोई मैटर होता है, जब भी कोई डिस्प्यूट्स होता है पूरी दुनिया में, तो ये 5 मेंबर्स हैं ना, उस पर डिस्कशन करते हैं, इवन इंक्लूडिंग द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑल्सो, और यहाँ पर ये मैटर डिस्कस होता है। एंड जब भी कोई भी देश इससे सहमत नहीं होता है तो वो उस मैटर को डिनाई कर देता है, एंड तब वो यूज़ करते हैं वीटो पावर। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि चाइना ओनली 4 टाइम यूज द वीटो पावर, फ्रांस हैड यूज 18 टाइम, वेल ब्रिटेन हैज यूज वीटो पावर 32 टाइम्स, अमेरिका 82, बट मैक्सिमम टाइम रसिया हैड यूज इट्स वीटो पावर, डेट इज़ 122। एंड फ्रेंड्स, वी डोंट, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि एक बार कश्मीर का इशू जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हुआ था कि बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन कश्मीर को पाकिस्तान को दे देते हैं, बट ये मैटर को, इस मैटर पे इंडिया के कहने पर रसिया ने वीटो पावर यूज़ किया था ना। बाकी के देशों ने तो चाल चल ही ली थी, लेकिन रसिया सिंस इट्स अ गुड फ्रेंड, इन्होंने ये पावर यूज़ किया। एंड इवन हम लोग उनकी इस हेल्प को हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो मैंने अभी जो भी समझाया है, डेट वी आर गोइंग टू रीड। This is the most important organ of the United Nations. There are 5 permanent members, and that is America, Britain, France, Russia and China. Other 10 countries are non-permanent members. They are elected for terms of 2 years in a General Assembly. ये जो 10 कंट्री है, इनका इलेक्शन कहाँ पे होता है, सिलेक्शन कहाँ पे होता है, जनरल असेंबली में होता है। द काउंसिल enjoy the tremendous power in order to maintain the international peace and security. It solves the disputes and problems of the nations peacefully through the negotiation and mediation. मीडिएशन करना यानी दो लोगों को बीच में लाके बातें करवाना। फॉर एग्जांपल, अभी इंडिया एंड चाइना की थोड़ी टेंशन चल रही है गलवान वैली पे, बट डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं कि हम मीडिएशन करके दोनों कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बट इंडिया से डोनाल्ड साहब आप अपने इलेक्शन पे फोकस करो, इनको तो हम लोग निपटा लेंगे, ठीक है। And when any one permanent member does not vote to support some of the important international matter, it cannot take decision on that. तो किसी भी परमानेंट मेंबर को अगर किसी भी डिसीजन पे प्रॉब्लम है तो वो अपना वीटो पावर यूज़ करता है, ठीक है। दिस पावर ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड द वीटो। वीटो का मतलब होता है राइट टू डिनाई, ठीक है। हमको इस मैटर में नहीं पढ़ना, ठीक है। रशिया ने बोला कि भाई कश्मीर का मैटर, कश्मीर पाकिस्तान का, वेल ये चीज़ हम लोग नहीं मानते और हम लोग वीटो पावर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स अब इस पर आगे डिस्कशन नहीं होगा और ये जो रिजोल्यूशन है वो पास नहीं होगा। रशिया हैज़ यूज वीटो पावर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। वेरी गुड। नाउ लेट अस डिस्कस अदर important organ, that is economical and social council. This council is also called the ECOSOC, जो इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल का शॉर्टकट होता है। बेसिकली द जनरल असेंबली अपॉइंट्स ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर फॉर 3 years. दिस काउंसिल ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड रीजन. द काउंसिल इट्स सब काउंसिल वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड. इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ECOSOC है.
ये जनरल असेंबली में इसके मेंबर हर 3-3 साल में रिटायर हो जाया करते हैं। इनका मेन काम ये है कि पूरी दुनिया के जो लोगों का जो रहन सहन है वो थोड़ा इम्प्रूव करें, लोग अच्छी कंडीशन में रहें। अब ये लोग ये नहीं देखते कि ये इस रिलीजन का है, इस धर्म का है एंड ऑल डेट। इनके अंदर बहुत सारी बॉडीज़ काम करती हैं, जैसे कि आपकी हो गई WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से ही समझ में आता है, वर्क टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। इसका काम है पूरी दुनिया के लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, है ना। जैसे कि कोरोना वायरस को पेंडेमिक किसने डिक्लेयर किया था? WHO ने किया था। ओके। IMF, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्क्स टू स्टेब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। IMF क्या करता है, पूरी दुनिया में जिस भी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है उसको फाइनेंशियल हेल्प देता है, ठीक है। अब यूजुअली अभी रिसेंटली क्या चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करता है। IMF वालों को समझ में आ गया है कि ये लोग यूज़ तो टेररिस्ट पे ही करने वाले हैं। सो इन लोगों ने अब कुछ कंडीशंस रख दी हैं, वो कंडीशन फुलफ़िल करेंगे तो ही उनको लोन मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो FAO, ये क्या होता है? वेल, आपको वीट का साइन दिख रहा है तो ये कुछ खाने से रिलेटेड होगा। ILO, ये लेबर से रिलेटेड है। यूनिसेफ, वो छोटे बच्चों से रिलेटेड है। एंड यूनेस्को दुनिया की जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, ठीक है, संस्कृत धरोहर होते हैं, उन सबको ये ध्यान रखती है। ओके। FAO, जिसको हम लोग फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हेल्प टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड टू रेज द न्यूट्रिशन लेवल। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्क टू प्रोवाइड राइट्स एंड जस्टिस टू द लेबर इन द वर्ल्ड। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड नाउ undertake the child welfare activity to improve the health of the children of the world by providing nutrition, food and education. And talking about UNICEF, जो इंडिया में मिड डे मील चल रहा है ना, जहाँ पे बच्चों को रिसेस में खाना दिया जाता है, ये यूनिसेफ ने ही इंडिया को रेकमेंड किया था एंड बाद में फिर इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया। सो यू कैन सी कि ये बच्चों के लिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। यूनेस्को, United Nations Education, Scientific, Cultural Organization, work to improve the cooperation between the nation by removing illiteracy, raising the standard of living of the people through education, providing justice, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करता है, लोगों में से इलिटरेसी दूर करता है एंड ये चाहता है कि कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो। टॉकिंग अबाउट अनदर ऑर्गन डेट इज कॉल्ड रिमेनिंग ऑर्गन, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये क्या होता है? देर आर 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द नेशनल इन दिस काउंसिल। से यहाँ पे भी 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड इन द जनरल असेंबली। फिर जितनी बाकी ऑर्गन्स के जो मेंबर्स होते हैं इनका सिलेक्शन जनरल असेंबली में हो जाया करता है। इट ओवरसीज द मैटर ऑफ द नेशन डेट हैव नॉट एक्वायर इंडिपेंडेंस। तो इनका काम है कि उन नेशनों को चेक करना कि क्या इनको इंडिपेंडेंस दी जा सकती है अंडर सम प्रीवियस मैंडेट। ऑल एंड ऑल्सो द नेशन डिफीटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इट्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, आई डोंट थिंक कि अब इसकी कोई ज़रूरत रही होगी, सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है। बट आई थिंक सारे देश जिसको इंडिपेंडेंस मिलनी थी वो लोग इंडिपेंडेंस गेन कर चुके हैं। एंड अगेन इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है। ओनली द ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो है इसका कैपिटल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ह्यूग, नेदरलैंड में है। वेल, द हेडक्वार्टर इज इन द सिटी ऑफ द ह्यूग, नेदरलैंड। There are 15 judges in it who are appointed for 9 years to solve the dispute between the nation, give verdict on international dispute presented before it, gives legal justice. So नेदरलैंड ह्यूग में इसका कैपिटल है। यहाँ पे 15 जजेस हैं जिनको 9 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। एंड ये क्या करते हैं, कंट्रीज़ के बीच में जब डिस्प्यूट्स होती है तो उसको सॉर्ट आउट करती है। एज यू नो, इंडिया और पाकिस्तान का भी एक केस चल रहा है, कुलभूषण यादव। ओके, लेट मी टेल यू कुलभूषण यादव केस क्या है। वेल, कुलभूषण यादव एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था जो ईरान बॉर्डर पे कुछ काम से गया था, बट पाकिस्तान ने उसको पकड़ा और उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जासूस है, जबकि वो जासूस नहीं था एंड इनको मौत की सज़ा सुना दी। सो कुलभूषण की फैमिली ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी तो इंडियन गवर्नमेंट ने
उनकी फांसी की सज़ा रुकवाने के लिए और उनको वापस इंडिया में लाने के लिए आईसीजे में केस कर दिया। एंड आईसीजे का ऑर्डर था पाकिस्तान को कि उसकी फांसी की सज़ा तुरंत ही रोक दी जाए। इवन रिसेंटली अभी कुलभूषण की फैमिली पाकिस्तान में जाके कुलभूषण यादव से मिल के भी आई है। सो ये सब चीज़ें हुआ करती है। अब जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड द सेक्रेटरीट। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड द सेक्रेटरीट। तो जो सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस है उसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। द जनरल असेंबली अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल फॉर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के लिए इनका सिलेक्शन होता है। Secretaries, administrator, assistant, translator, and expert are also appointed to help the Secretary General. The Secretary is situated in New York. The United Nations has constantly been making effort to establish the world peace, world unity, and to achieve the dream यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो सेक्रेटरी का काम भी यही है, दुनिया में शांति बनाए रखना एंड ऑल डेट। क्वेश्चन आंसर ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छा लगा होगा। वेल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे हुआ, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन और कौन से ऑर्गन्स है जो एक्टिव हो गए थे, डेट यू ऑल कवर्ड इन दिस सेशन। Okay, you guys are amazing. Keep learning, keep watching. Till then, I'm signing off. Bye everyone.